कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। पूरे घर को जला के राख कर दो। मारो! जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत! 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 हमारा इंसाफ कपूर परिवार की लाशों से होकर गुजरेगा। आज कपूर वंश का आखिरी दिन है। चलो! से हमारा बदला लेने के लिए आज तुझे जिंदा रहना होगा। मैं आप लोगों के बिना नहीं जाऊंगा। चलो मम्मी पापा, हाथ दो अपना। बेटा, आजा बेटा। अरे गद्दारों का पिल्ला जिंदा बच के भाग रहा है। लेट्स गो। चलो। तेजी से बढ़ने लगे, जिसका पीछा कोई नहीं कर पाया। लेकिन अचानक वो एक पेड़ जैसे आदमी से टकरा गया। वेद की सांसें रुक गई। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, पर आंखें चमक रही थी। उसने नन्हे कांपते वेद को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। 16 साल बाद उस रात की आग वेद के सीने में आज भी धड़क रही थी। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो, वरना हम सब जल के मर जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो कातिलों से बचने के लिए भागा था, आज वो उन कातिलों को पकड़ने के लिए भाग रहा था। मैं वापस आ गया हूँ अपने माँ बाप का बदला लेने। वेद ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो मुंबई में खुद की जगह बना कर ही रहेगा। लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बहुत हाथ पैर मार के उसे फाइनली एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली, जिसमें दिन में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाता और रात को दीवारें उसकी व्हाट्सएप स्टेटस हो जाती थी, जहां वो अपना दर्द नहीं, अपना मकसद लिखता था। उसके हाथ में ये गेंद बस गेंद नहीं, पुराने सवालों का दहकता गोला था। अगर आज उसके मम्मी पापा जिंदा होते तो वो किसी ऑफिस में बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता, ना कि एक कंगालों के किंग। इधर आ। सर, बाइक लेकर जा और 10 मिनट में ये सारे बॉक्सेस डिलीवर कर दिया। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जानते हैं ना, मैं डिलीवरी में कभी भी डील नहीं करता है। आप मुझे 50 बॉक्सेस दीजिए या 500 बॉक्सेस दीजिए, मैं टाइम से डिलीवर कर दूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आज का जो मेरा पैसा है वो टाइमली दे दीजिएगा प्लीज़। वो क्या है ना, मुझे आज पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे किसी स्पेशल का बर्थडे और मैं उस... ओ मजनू, क्या मुझे पूरी कथा सुनाएगा? 9 मिनट तेरे पास, सिर्फ 9 मिनट। चल जल्दी कर। वेद ने ये सुनते ही वो सारे पैकेजेस उठाए और चीते की तरह भागते हुए सबकी डिलीवरी करने निकल पड़ा। अरे इस उल्टी बुद्धि को बाइक ले जाने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि बाइक खाली पड़ी है। मैनेजर की गालियों से अनजान वेद खुद के निकाले शॉर्टकट से भागता सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर के लिए आरके इंडस्ट्रीज के लॉबी में जा पहुंचा। लॉबी के बीच में खड़ी एक सुंदर लड़की की नजर वेद के पसीने से भीगे फटी शर्ट की तरफ गई। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है क्या? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। वेद की टोन, एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स उसकी फटी शर्ट के थ्रू बहुत साफ दिख रहे थे। नहीं मैम, ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई है, जिसका हम लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने। ट्रस्ट मी, मैं तो यहाँ पर आया था एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने के लिए किसी खीरा के नाम से। इट्स कियारा, ओके? तुम्हें एक सेक्सी और खूबसूरत लड़की में इंटरेस्ट है? बाय द
स्पेशल डिलीवरी मैम। उससे मैं दिल मिलाई कि यारा ने वो कॉफी सीधा वेद के मुंह पर फेंक दी। अब मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। कॉफी वाकई में काफी बढ़िया थी। थैंक यू मैम। हाउ डेयर यू। दूसरी तरफ एक भीगी हुई शर्ट के साथ वेद रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने जल्दी से कपड़े बदले। हॉल में फिर वो अपनी सैलरी लेने गया ही था कि उसके मैनेजर ने उसे पेन और नोटबुक पकड़ाई। सुन ये पकड़। आज स्टाफ कम है। वो ब्लैक सूट वाला कस्टमर देख रहा है, वो बहुत खास है। अगर तूने उसको खुश कर दिया तो तुझे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दूंगा और तेरी जॉब भी परमानेंट कर दूंगा। वाह सर, दो लड्डू एक साथ है। आप बस देखते जाइए वेद का कमाल। और कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। ये आदमी मुझे देखा हुआ क्यों लग रहा है? उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी थी जो वेद को उस भयानक रात की यादों में धकेल रही थी। वेद की धड़कन तेज हो गई थी और माथे पर पसीना आ गया था। आज कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है या मैनेजर को बुलाऊं? जी जी जी। वो उनका ऑर्डर लेकर अपना काम तो करने लगा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से घिरा था। क्या कनेक्शन है इस आदमी का उस हादसे वाली रात से? कुछ देर बाद जब वो आदमी उठकर चला गया तो वेद की सांस में सांस आई। वेद उनका टेबल साफ करने गया तो देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन उठाया तो फोन के स्क्रीन लॉक पर उसे फिर से उस शख्स की तस्वीर दिख गई। इसके गले में लॉकेट, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। इस फोन में इस आदमी की डिटेल जरूर होंगी। इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मैनेजर! सर मेरी बात सुनिए। आप गलत समझ रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। ये वो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। गद्दार साले, निकल जा यहाँ से इससे पहले कि मैं तुझे नंगा कर दूं। चोर साला। गद्दार शब्द सुनते ही वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच और खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। धोखा तो बच्चाकों के खून में होता है। मैनेजर, ये उचक्का कल से इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए। वेद पर मानो एक बार फिर किसी ने झूठ का काला धब्बा लगाया था। एक बार फिर उसका दिल टीस के साथ उठा। You are fired! उसने कसम खा ली कि नौकरी चली गई तो क्या, वो सोनिया को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। वो जानता था कि इतने पैसों में उसे कोई महंगा फोन तो नहीं मिलेगा, पर एक कम दाम वाला स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा। और वो ये भी जानता था कि इन पैसों को यूज करने के बाद उसकी जेब पूरी तरह खाली हो जाएगी और उसके लिए खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उसके दिल को अभी किसी और चीज की भूख थी, और वो थी सोनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल की। एक तरफ वो सोनिया के साथ फ्यूचर का सपना देखे जा रहा था, दूसरी तरफ किस्मत उसके लिए एक और धोखा रच रही थी। वेद घंटी बजाना ही वाला था कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला है। यार सोनिया, यहाँ तुम उस लूजर के साथ बात करती रहती हो।
बात करना नहीं, बातों से चलाना नहीं। और बॉयफ्रेंड तो मेरे तुम ही हो ना। कहाँ वो कंगाल, कहाँ तुम किंग। वेद, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? ए, छोड़ उसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये लाया है ये 2 कौड़ी का फोन। मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। बेकारी साला। वेद सोनिया के घर से निकल जरूर गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी उसकी गालियां सुनाई दे रही थी। वो रास्ते को चीरता हुआ अपनी बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा, पर अभी उसके दिमाग से सोनिया और रोहन की बेडरूम की याद परेशान कर रही थी। उसके दिल से एक जोर की चीख निकली, पर तभी कुछ गुंडे उसके सर पर काला कपड़ा और हाथ लोहे के सिक्कड़ से मजबूती से बांधकर उसे गाड़ी में भर के ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेद को यकीन हो गया था कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा। अचानक ही किसी ने उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे के दरवाजे से एक व्हील चेयर आई, जिसमें साड़ी पहने उस मैंशन की मालकिन बैठी थी। उन्हें देखकर वेद की आंखें फटी की फटी रह गई। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको उसका नाम कैसे पता? आशा करते हैं हमारे आदमियों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। हम सावित्री देवी रायजादा। एक बात बताए, तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। सोनिया, जिस रेस्टोरेंट से तुम्हें निकाला गया है वो रेस्टोरेंट हमने खरीद ली है। वेद को ये तो समझ आ गया था कि सावित्री रायजादा कोई साधारण औरत नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तुम आम आदमी नहीं, आरके इंडस्ट्री के वारिस हो, करोड़ों की जायदाद के मालिक हो, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं हो। वारिस। आपको पता है मेरी खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला टपरी वाला भी मुझे उधारी नहीं देता, ना ही मेहरबान होता है मुझे। और आप बोल रही हैं कि मैं ये करोड़ों अरबों के आरके इंडस्ट्रीज का वारिस। वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत ही मुश्किल। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक सावित्री की किसी भी बात पर वेद को यकीन नहीं हुआ था। और इसके लिए हमारी 3 शर्तें। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें हमारी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है।
तुम्हें ये पूरे एम्पायर को बचाना है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, ये राज राज ही रहेगा जब तक सही समय ना आए। ओ मैम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ना ये डिलीवरी बॉय ही ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे वारिस वारिस बनने की, और ना ही मुझे वो शादी करनी है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है, तो आप इस गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लिएगा। मैं चला, टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुको, हमें पता था कि तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं होगा। ये देखो, आखिर क्या था इस तस्वीर का सच? क्या वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन के मोहरे थे, या वो सच में गद्दार थे? क्या बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता? क्या वेद सावित्री रायजादा की शर्त मानेगा? कैसे साबित करेगा वेद कि उसके माँ बाप गद्दार नहीं थे? और कौन है वो मिस्टीरियस मैन जिसने वेद की जान बचाई? वेद की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? जानने के लिए सुनते रहिए के फॉर किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये तस्वीर आपके पास कहां से आई? और ये आधी क्यों है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसे देखकर तुम्हारा इरादा बदल